Good evening, everyone. My name is Akash Manandya. I am a lecturer in geology at Gandhi Degree College, Rourkela, and serving as head of the department here under Higher Education Department of Odisha. आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली टाटा स्टील ने अपनी एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम की वैकेंसीज का जो है डेट्स जारी कर दी है और मुझे लगा कि जब मैं टाटा स्टील में था एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम 2023 में सिलेक्टेड हो कि मैं एज ए जियोलॉजिस्ट वहाँ पे सर्व कर चुका हूँ, तो मुझे लगा कि एक डिटेल वीडियोस उसके ऊपर बनाना सही रहेगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी कि उसके बारे में जो कुछ इंफॉर्मेशन है मैं आप सभी को दूँ। तो मैंने कुछ लिस्ट बनाए हैं जिसके बारे में मैं चाहूँगा कि डिस्कशन हो। तो मैंने ये ज्वाइन किया था टाटा स्टील 2023 के सितंबर में ऑफर लेटर आया था और हम लोगों ने ज्वाइन किया था अक्टूबर 3 में। तो आप तो मुझे जानते हैं, अभी तो मैं टाटा स्टील में हूँ नहीं और मैं अभी एज ए लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के अंडर में। तो पहले तो हम डिस्कस करना चाहेंगे कि ये जॉब प्रोफाइल कैसा रहता है टाटा स्टील में। ये जो एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम होता है, ये जॉब प्रोफाइल कैसा रहता है, और उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसका एग्जाम पैटर्न जो होता है वो कैसा होता है। तो जॉब प्रोफाइल जो होता है टाटा स्टील एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम का, वो होता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल का। तो ऐसा हुआ कि टाटा स्टील को उसके प्रोडक्शन को जो है वो 2x करना चाहती थी। जो अभी स्टील प्रोडक्शन टाटा स्टील में है वो 20 मिलियन टन है और उसको वो लोग चाहते थे कि उसको 40 मिलियन टन किया जाए, और उसके लिए उनको बहुत ही वर्कफोर्स की ज़रूरत है। और मेरे हिसाब से मैंने एक बार पूछा था तो एक सर ने मुझे बोला था जो एचआर लेवल में बहुत अच्छी पोजीशन में थे, उन्होंने कहा था कि उनको प्रेजेंटली अबाउट 63 जियोलॉजिस्ट के रिक्वायरमेंट हैं, और उस टाइम पे हम लोगों ने 30 जियोलॉजिस्ट जो है वो ज्वाइन कर लिया था वेरियस वे से, ना कि ओनली एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम के थ्रू से। वैसे उनका रिक्रूटमेंट जो होता है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे भी होता है डिफरेंट आईआईटीज से, और लेटरल एंट्री भी वो लोग आजकल रिक्रूटमेंट करते हैं। तो डायरेक्ट पॉइंट पे आना चाहिए अभी। और ये जो उनका विजन है 30 मिलियन टन प्रोडक्शन स्टील का, तो उसके लिए ही ये सब एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम का ये प्लानिंग हुआ है। और जो जियोलॉजिस्ट वहाँ पे होते हैं वो वर्क करते हैं नेचुरल रिसोर्स डिवीजन के अंडर में, जो कि आता है रॉ मटेरियल माइनिंग एंड माइनिंग डिवीजन के अंडर में। तो जैसे आपको पता होगा कि ये जो इसकी जॉब लोकेशंस होते हैं वो होते हैं जोड़ा में होते हैं आयरन और माइंस, नोआमंडी आयरन और माइंस। और कोल के अगर देखा जाए तो कोल का होता है अपने वेस्ट बोकारो में और झरिया में। तो ये बेसिकली कोकिंग कोल में ये लोग काम करते हैं और कोकिंग कोल का प्रोडक्शन करते हैं, और आयरन मैंगनीज में भी काम करते हैं। तो बेसिकली कहा जाए तो ये आयरन मैंगनीज कोल क्रोमाइट में प्रोडक्शन में काम करते हैं टाटा स्टील में जियोलॉजिस्ट लोग। तो ये वीडियो जो है स्पेशली वो जियोलॉजिस्ट लोगों के लिए ही मैं चाहूँगा कि डेडिकेटेड हो। तो तो दो विभाग होते हैं टाटा स्टील में, एक हो गया मेटल और एक हो गया कोल, और दोनों में एक्सप्लोरेशन और क्वालिटी के डिफरेंट डिफरेंट विभाग होते हैं। तो यहाँ पे जो अब देखा जाए तो ये जो टाटा स्टील एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम है, ये लोग IL6 में ज्वाइन करते हैं। तो टाटा स्टील में ऐसा होता है कि IL6, IL5, IL4, IL3 ऐसे ऐसे लेवल अप होते रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो टाटा स्टील का ये जो एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम है, इनका रिक्रूटमेंट होने के बाद इन लोगों को रॉ मटेरियल ट्रेनिंग सेंटर जो है अपने झरिया में, धनबाद के पास में ही है, वहाँ पे ही इन लोगों का ट्रेनिंग होता है। और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग इन लोगों को जो हम लोगों को मिलता था 30,000 मिलता था, और आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीशन आफ्टर 1 ईयर ये वो मतलब 59,690 और अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि 60,000 ये पे करते हैं। तो पहले जो 30,000 होता है वो स्टाइफेंड के रूप में होता है और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग होता है। और ट्रेनिंग के दौरान जो है आपका जो एकोमोडेशन होता है वो फ्री होता है, आपके जो ट्रैवल अलाउंस होते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन ये सब थोड़ा चेंज होता है जब आप परमानेंट पोजीशन पे जाते हैं आफ्टर 1 ईयर। तो ये जो ट्रेनिंग भी होता है वो दो
भाग में डिवाइड होता है। एक होता है क्लासरूम ट्रेनिंग और उसके बाद होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो क्लासरूम ट्रेनिंग जो होता है वो हाईली स्पेशलाइज एक्सपर्ट लोगों से क्लासेस वगैरह होते हैं, वो भी झरिया में होते हैं। और ये जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है वो पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल लोकेशंस में होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जोड़ा, नोआमुंडी, वेस्ट बोकारो और झरिया। तो ये लोकेशंस में सारे जियोलॉजिस्ट लोगों को 6 महीने बाद भेज दिया जाता है उनका ट्रेनिंग के लिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए। तो बेसिकली ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे भी जो स्टाइपेंड रहता है वो सेम रहता है, और स्टाइपेंड ओनली जो 1 साल के बाद ही वो चेंज होता है। तो देखा जाए तो जमशेदपुर इसका हेडक्वार्टर होता है, और कुछ जियोलॉजिस्ट का जमशेदपुर में भी पोस्टिंग होता है ड्यूरिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और दिस ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में भी लोग जियोलॉजिस्ट लोगों को भेजा जाता है। तो हम लोग जैसे वहाँ पे थे तो हम लोगों को भेजा गया था वेस्ट बोकारो, उसके बाद भेजा गया था नोआमुंडी, उसके बाद भेजा गया था जोड़ा। तो मेरा ऑन द जॉब ट्रेनिंग लोकेशन शुरू हो गया था अनुगुल में, जो कि एक टाटा स्टील का एक प्रोजेक्ट था, एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट था। वहाँ पे कोल एक्सप्लोरेशन में मेरा काम हो रहा था, और वहाँ पे हम लोग वैसे जो एपीज थे वहाँ पे 3 लोग थे वहाँ पे एक्सप्लोरेशन में। तो वो भी एक बहुत ही मज़ेदार टाइम था, क्योंकि वहाँ पे आप जो है कोर जियोलॉजी पे आप फोकस करते हैं, और एग्जैक्ट एक्सप्लोरेशन वो मतलब हाईली वर्जिन एरिया का एक्सप्लोरेशन वो होता है वहाँ पे। तो इट वाज ए वेरी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी एट दैट टाइम। तो अगर स्टाइपेंड के बाद अगर आप जब परमानेंट होते हैं तो उस टाइम पे अगर आपकी सैलरी कहा जाए तो अगर आपका अंडरग्राउंड माइनिंग्स में होता है तो डिफरेंट अलाउंस भी आपको मिलते हैं। माइनिंग अंडरग्राउंड माइन अलाउंस मिलते हैं, और अगर आपका रॉ मटेरियल डिवीजन के किसी भी माइनिंग लोकेशन पे होता है तो वो रॉ मटेरियल अलाउंस मिलते हैं। और आपका अगर जमशेदपुर में होता है तो आपको सिटी अलाउंस मिलते हैं। और उसी के बीच में ये ट्रेनिंग जो होता है, ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग खत्म होते ही एंड में आप लोगों का एक ट्रिप होता है उत्तरकाशी में आपकी ओवरऑल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। और ये एक लगभग 10-15 दिन का एक उत्तरकाशी ट्रिप होता है, और उसके बाद जो है आपको अपने लोकेशंस पे ये लोग भेज देते हैं। तो अभी वन बाय वन ये तो मैंने थोड़ा जो उसका जॉब प्रोफाइल है ये बोल दिया, और ऐसे ही होता है उसका जॉब प्रोफाइल। कुछ कुछ जगह पे शिफ्ट में काम होता है, कुछ कुछ जगह पे जनरल शिफ्ट में काम होता है। तो बेसिकली क्वालिटी में जो लोग होते हैं उनका थोड़ा शिफ्ट वाइज काम होता है। 3 शिफ्ट होते हैं, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट। तो ये शिफ्ट जो है वो रोटेट होते रहते हैं, तो शिफ्ट में काम होता है। लेकिन जो मेटल में है उनका शिफ्ट थोड़ा जनरल शिफ्ट में भी काम हो सकता है। तो जॉब प्रोफाइल अगर बोले तो मैं तो पहले से बोल चुका हूँ कि एक्सप्लोरेशन और क्वालिटी में होते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों का टाइमिंग ऐसा था कि एक्सप्लोरेशन में थोड़ा ज़्यादा ही हेक्टिक होता है, और कोल एक्सप्लोरेशन था, और वो भी नॉन कोकिंग कोल का एक्सप्लोरेशन था, अनुगुल प्रोजेक्ट अलकनंदा ब्लॉक में था। तो वहाँ पे टाइमिंग का थोड़ा ऐसे कुछ उतना फ्लेक्सिबिलिटी होता नहीं है, फिर भी वो हाईली एक्साइटिंग होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स वो आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट भी करना होता है। तो आप खुद सोचिए कि वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉय जो थे वो एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम के थ्रू पे आए थे, और वो रियली एक ग्रांड सक्सेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट रहा मेरे हिसाब से। और हम लोग अभी भी उसको याद करते हैं कि कितने अच्छे से हम लोग वहाँ पे एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, जियोलॉजिकल मैपिंग, लॉगिंग, सैम्पलिंग, कोर फोटोग्राफी, ये सब वहाँ पे हम लोग करते थे। तो ये तो हो गया जॉब का मतलब थोड़ा ओवरव्यू। और वहाँ पे देखा जाए तो मैं वहाँ पे जब था झरिया जामा तोमा में, तो वहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपको मिलते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलते हैं, जो कि सबसे बहुत मुझे पसंद आया वो था वहाँ का सेंट्रल लाइब्रेरी फैसिलिटी। और जो फैसिलिटी वहाँ पे मिलती है, वैसे आपको लैपटॉप भी दिया जाता है जो कि कंपनी का एसेट होता है, और मेडिकल फैसिलिटी तो बहुत ही अच्छा रहता है वहाँ पे। तो एट दैट ड्यूरिंग दैट क्लासरूम ट्रेनिंग आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो आप लोग चाहे तो बहुत अच्छा जीएसआई के लिए अगर आपका मेंस क्लियर होता है तो आप वहाँ पे भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया था। तो बहुत ही आपका फ्लेक्सिबिलिटी रहता है अगर आपका ट्रेनिंग झरिया डिवीजन में होता है तो। तो ये बहुत ही अच्छा फैसिलिटी मिलता है वहाँ पे, लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलता है, और वहाँ पे उस लाइब्रेरी में बहुत सारे जियोलॉजी बुक भी थे,
मुझे याद है वहाँ पे आपको इंटर बुक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको कैसा भालू का इंजीनियरिंग जियोलॉजी बुक मिल जाएगा, और सारे बहुत सारे बुक्स वहाँ पे आपको मिलते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। और जब मैं वहाँ पे था तो कुछ लोग वैसे यूपीएससी सिविल सर्विस की भी प्रिपरेशन करते थे, नॉट हमारे एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम वाले, लेकिन जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय लोग थे टाटा स्टील में झरिया में, तो वो लोग भी प्रिपरेशन करते थे। तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता है वहाँ पे। आप लोग को बहुत ठीक तरीके से ट्रीट भी किया जाता है, क्योंकि आप लोग जस्ट आफ्टर ट्रेनिंग IL6 ऑफिसर्स बनने वाले होते हैं। ये क्लियरली एक ऑफिसर्स पोस्ट है। तो ऐसे टाटा स्टील में दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक है NOPR और एक होते हैं OPR। तो आप लोगों का जो ट्रेनिंग खत्म होता है तो आप लोग बनते हैं OPR, विच इज स्टैंड फॉर ऑफिसर्स ऑन पेरोल, और NOPR होता है नॉन ऑफिसर्स ऑन पेरोल। तो आप लोग OPR लेवल पे ज्वाइन करते हैं IL6 लेवल पे। तो पोस्ट इज हाईली ऑफिशियल्स, तो आपको जो भी ऑफिसर्स लोगों को फैसिलिटी मिलता है वहाँ पे टाटा स्टील में, वो सब आपको मिलने लगते हैं just after you join और just after your training, just after your permanent। तो ये जॉब भी बहुत ही परमानेंट है, बिल्कुल परमानेंट है। ये आप कभी भी डाउट में मत रहना कि टाटा स्टील ऐसे निकाल देती है, ऐसे बिल्कुल नहीं। ये जॉब फुल्ली परमानेंट जॉब है। हम लोगों के टाइम में ये लिखा गया था कि 3 साल का कंट्रैक्ट में ये सब होगा, लेकिन हमें वहाँ पे जाके पता चला, जहाँ पे वो HRBP थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप लोगों का जॉब है पूरा परमानेंट है, और 1 साल के ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को IL6 में प्लेसमेंट दे दिया जाएगा। तो ये तो रहा थोड़ा जॉब के प्रोफाइल के बारे में, और भी हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फैसिलिटी वहाँ पे मिलता है। लेकिन उसके बाद, उससे पहले थोड़ा ये जान लेना जरूरी होगा कि कुछ लोग पूछते हैं कि क्या वहाँ पे आपका जो काम होता है वो पूरा कोर जियोलॉजी में काम होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हाँ बिल्कुल, वहाँ पे कोर जियोलॉजी में काम होता है। और आपको पता होगा कि रिसेंटली जो नेशनल जियो साइंस अवार्ड मिला था पंकज सतीजा, जो एक टाटा स्टील के ही एम्प्लॉय थे, तो उनको कोल प्रोडक्शन और इफेक्टिव माइनिंग प्रोडक्शन ऑफ कोल एंड मेटल में उनको नेशनल जियो साइंस अवार्ड मिला था। तो वहाँ पे बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, जियो स्पाटियल टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब हम बाहर सुनते हैं, लेकिन टाटा स्टील में ये सब इम्प्लीकेट होता है, ये सब यूज़ किया जाता है। और अभी नेचुरल रिसोर्स डिवीजन उसको, उसका न्यूली जो इन्फॉर्मेटिक्स डिवीजन भी अभी एड ऑफ हुआ है। तो ये जो है बहुत ही अच्छी बात है कि वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको सीखने के लिए भी मिलते हैं। तो अभी अगर हम एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा बात करें, तो एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। हम लोगों के टाइम में एग्ज़ाम हुआ था, जस्ट GSI का जो मेंस खत्म हुआ था, और उसके बाद उसके नेक्स्ट वेरी डे में ही हम लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। तो एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होता है, और वो आप अपने ही सिस्टम पे दे सकते हैं। और वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन प्रॉक्टोड एग्ज़ाम होता है, और वो मेटल के द्वारा किया जाता है, मर्सल मेटल, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है वो प्रॉक्टोड एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप हिलते डुलते हैं और या फिर थोड़ा ज़्यादा इधर उधर ऐसे देखते हैं, तो आपको कैंसिल किया जा सकता है। तो मेरे वजह से बहुत सारे दोस्त एग्ज़ाम दे रहे थे, बट वो एंड तक पहुँच नहीं पाए, क्योंकि वो मतलब रूल्स उनको उनकी वहाँ पे उसका जो रूल्स होता है वो फॉलो नहीं की पाए थे। तो ये जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसका 4 पार्ट होता है अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट होता है एप्टीट्यूड, जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। फिर होता है इंग्लिश, जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। और फिर होता है रीजनिंग, उसमें भी 10 क्वेश्चन होते हैं। और जियोलॉजी होता है वो अबाउट 70 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, और 2 आवर उसका ड्यूरेशन होता है। तो ये जो एग्ज़ाम होता है वो सेक्शनल टाइमिंग होता है। मतलब रीजनिंग के लिए आपको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है, एप्टीट्यूड के लिए आपको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है, जियोलॉजी के लिए, सबके लिए जो है आपको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है। और जियोलॉजी मुझे जहाँ तक याद है, ज़्यादातर क्वेश्चन थे वो सेडिमेंट्री से थे, सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी से थे, और जियोलॉजी से थे, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से, और कुछ क्वेश्चन जो है रिमोट सेंसिंग से था। और मुझे याद है कि वहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी था, लेकिन सारा क्वेश्चन जो है वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। जो न्यूमेरिकल भी था उसका भी आंसर उसमें लिखा गया था। तो सब क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
होते हैं। तो मैंने तो पहले बोल दिया आपको कि ये मार्शल मेटल द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जो कि ऑनलाइन प्रॉक्टोर्ड एग्जाम होता है। और लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर हम बात करें तो जो एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, उसका एसएससी सीजीएल से थोड़ा सा इक्विवेलेंट रहता है और उससे थोड़ा सा हाई रहता है। अगर आप एसएससी सीजीएल के कभी क्वेश्चन देखे हैं तो उसके ही इक्विवेलेंट रहता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको लाभ मिलेगा। और जियोलॉजी का क्वेश्चन जो होता है वो गेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन गेट में जैसे वैरायटीज ऑफ जियोलॉजी क्वेश्चन होते हैं वैसे नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा मतलब रिक्वायरमेंट ओरिएंटेड होता है, जिसमें ओर जियोलॉजी हो गया, ओर जियोलॉजी से आयरन कोर हो गया, कोल जियोलॉजी हो गया, सेडिमेंट्री से सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट को लेके हो गया, सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी को लेके हो गया, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से अपना फोल्ड क्लासिफिकेशन, वहीं से क्वेश्चन आए थे जो मुझे अभी तक याद है। तो गाइस, एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो इसका लास्ट डेट तो सितंबर 4 तक ऑनलाइन अप्लाई करने का है। तो मुझे लग रहा है कि इसका लास्ट डेट से लगभग 20 दिन में, यानी एंड ऑफ द सितंबर में इसका एग्जाम हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के पास उतना भी टाइम नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। तो अभी इस टाइम पे आप जो है बेसिक्स को आप क्लियर कर सकते हैं, थोड़ा बेसिक को आप रिविजन कर सकते हैं। और जो लोग भी अभी जीएसआई मेंस क्वालिफाई किए हैं या जो भी अभी जीएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शंस हो सकता है। क्योंकि मेरा भी ऐसे ही हो गया था कि मेरा जीएसआई मेंस हो गया था और मैं बहुत ही कंफ्यूजन में था कि मैं ये ज्वाइन करूं कि ना करूं। तो मैंने ज्वाइन किया और मुझे अभी ये लगता है कि मेरा डिसीजन बहुत ही राइट डिसीजन था। मुझे वहाँ पढ़ने के लिए बहुत टाइम मिला था और आपको तो मैंने बोल ही दिया कि वहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी फैसिलिटी भी मिलता है, तो आप उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत ये है कि मुझे इस बार लग रहा है, और मुझे जो बताए हैं तो ये लग रहा है कि मुझे जहाँ तक पता है, लग रहा है कि इस बार जो क्लासरूम ट्रेनिंग होगा वो बहुत कम टाइम के लिए होगा और तुरंत ही जो एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम के रिक्रूटीज होंगे वो उन लोगों को भेज दिया जाएगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग रॉ मटेरियल लोकेशन पे। तो ये थोड़ा मे बी हेक्टिक हो सकता है और मतलब माइनिंग लोकेशन में थोड़ा लाइफ हेक्टिक होता है, लेकिन जो क्लासरूम ट्रेनिंग होता है वो थोड़ा मज़ेदार होता है और वहाँ पे टाइम आपको थोड़ा मिलता है। तो उस टाइम पे हम लोगों ने बस 12 लोग जियोलॉजिस्ट ज्वाइन किए थे और एक सर हमारे जियोफिजिसिस्ट के भी थे। तो मुझे इस बार लग रहा है कि अबाउट अब आप अगर देखें तो हमारे प्रीवियस बैच दैट इज 2022 में लगभग 6 लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ था। हम लोगों के टाइम में 12 लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ था। तो इस बार मुझे लग रहा है कि और जो उनका रिक्वायरमेंट है, जो आप मैंने पहले आपको बोला था वैकेंसी के अकॉर्डिंग, तो अभी मुझे लग रहा है कि मे बी 24 टू 28 लोगों का रिक्वायरमेंट है उनको। और इस बार तो बहुत फीमेल लोगों के लिए अलग से ही रिजर्वेशन है और उनका ड्राइव अलग है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार फीमेल अबाउट 50% से ज़्यादा फीमेल लोगों का सिलेक्शन होगा। तो फीमेल लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। एग्ज़ाम टाइमिंग भी मुझे जो अप्रोक्सीमेट लग रहा है वही उसी पे ही होगा, क्योंकि ये लोग ज्वाइनिंग जो है वो एंड ऑफ द दिसंबर तक दे सकते हैं। और ये एग्ज़ाम जो होता है कि 4 स्टेज में होता है देखा जाए तो पहले होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन टेस्ट होता है। उसके बाद एक कल्चरल टेस्ट होता है जिसके बारे में हम डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो जो होता है कल्चरल टेस्ट में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, देन आपका मेडिकल होता है और आफ्टर 4 स्टेज आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाता है। तो अगर हम डिस्कस करें अभी कि अगर उसका कल्चरल टेस्ट में क्या होता है, तो वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। वहाँ पे आपका टेस्ट किया जाता है कि आपका मतलब इंटीग्रिटी कैसा है, आप टीम वर्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप यूनिटी कैसे मेंटेन करते हैं। तो ये सब जो है वो आपका डिस्कस होता है सब कुछ कल्चरल टेस्ट में। और कल्चरल टेस्ट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। वहाँ पे बहुत सारे लड़के जो बहुत सारे मेरे सीनियर्स थे वो वहाँ पे कट आउट हो गए थे। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देना होता है। और नेक्स्ट वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो उसमें कल्चरल टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे हम लोग। तो और एक क्वेश्चन रहता है कि क्या खाली आईआईटीज वालों का
होता है सिलेक्शन, तो मैं आपको कह देना चाहूँगा यहाँ पे कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मेरे यहाँ पे हम लोग जब ज्वाइन किए थे तो मैं IIT असम से था और मेरे एक दोस्त वो थे IIT खड़गपुर से। लेकिन और जो लोग थे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इवन स्टेट यूनिवर्सिटी से भी होते हैं। तो आप अगर एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देते हैं और आपका एग्ज़ाम अगर आप पोलाइटली देते हैं, उसमें अगर कोई मिसकंडक्ट आप नहीं करते हैं, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं, अगर वो मिसकंडक्ट करते हैं एग्ज़ाम में और उनका मार्क्स भी अगर अच्छा आ जाता है, लेकिन उनका अगर आफ्टर रिजल्ट जो आता है, तो वहाँ पे जो होता है वो कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब कितना अच्छा आप एग्ज़ाम दिए हैं, वो भी परसेंटेज वाइज उनको दिखाई देता है। तो अगर आप अच्छे मार्क्स ला रहे हैं लेकिन आपका एग्ज़ाम का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही कम होता है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है और आप कल्चरल टेस्ट तक क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आप कम मार्क रख सकते हैं, लेकिन पोलाइटनेस अगर आपका एग्ज़ाम में होता है तो बहुत ही आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ सकता है। और जियोलॉजी के लिए तो मैंने पहले से ही बोल दिया है कि वहाँ पे बेसिक्स बहुत सारे पूछे जाते हैं, और मैंने सब्जेक्ट भी बोल दिया जो जो आपको बहुत ही फायदा देने वाला है। तो और एक क्वेश्चन वहाँ पे पूछते हैं कि क्या ये वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि क्या ये ओनली ओडिशा और झारखंड वालों के लिए ही होता है? तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि नहीं, हम लोगों के टाइम में भी बाहर से भी लोग थे, बाहर से मतलब उत्तर प्रदेश से थे और साउथ से भी कुछ लोगों का ज्वाइनिंग हुआ था। इवन गुजरात से भी कुछ जियोलॉजिस्ट का रिक्रूटमेंट हुआ था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ओनली उड़ीसा और झारखंड लोगों को प्रायोरिटी दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मुझे अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर अभी भी होगा तो देखना कि आप लोग 50% जो 50% से ज़्यादा लोग जो होंगे वो बाहर से, यानी नॉट इन ओडिशा और झारखंड के डोमिसाइल्स नहीं होंगे, उनका भी सिलेक्शन होता है। तो इंटरव्यू जो होता है वो भुवनेश्वर में होता है, कोलकाता में होता है, जमशेदपुर में होता है, रांची में होता है। तो और ऐसे और कुछ साउथ के मंगलोर जगह पे भी शायद होता है, मुझे वो उतना पता नहीं है। लेकिन मेरा इंटरव्यू जो हुआ था वो भुवनेश्वर में हुआ था। तो भुवनेश्वर में जो इंटरव्यू लेने के लिए आए थे वो सब जोड़ा के चीफ लोग, जो चीफ लेवल के जो लोग होते हैं, IL2 लेवल के लोग होते हैं, वही लोग आए थे इंटरव्यू लेने के लिए। और मेरे इंटरव्यू में बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था और वो उनको लेना चाहते हैं जो वहाँ पे रहकर काम कर सके, सीख सके और पेशेंस के साथ वहाँ पे काम कर सके। तो हम इंटरव्यू के लिए भी एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या डिटेल्स वहाँ पे पूछा जाता है। और अभी आप लोगों को जो है वो एग्ज़ाम में बिल्कुल फोकस हो जाना चाहिए और आपको समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। और जितना भी हो सके आप बेसिक चीज़ों को ग्राफ कर सकते हैं और जो SSC CGL क्वेश्चन है उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक ब्लड रिलेशन हो गया, उसके बाद टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन हो गया। ये सब क्वेश्चन एप्टीट्यूड में बहुत सारे आते हैं। और इंग्लिश में हो गया क्लोज टेस्ट वगैरह, वो सब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वेन डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन देखा गया था। तो आप ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो और अगर देखा जाए तो वहाँ पे लाइफ भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे प्रमोशन बहुत जल्दी होता है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो अभी हम लोगों के साथ ज्वाइन किए थे उन लोगों का अभी परमानेंट हो जाएगा सितंबर में। मैंने तो छोड़ दिया, नहीं तो मेरा भी हो जाता। और जो हमारे सीनियर हैं, सीनियर मतलब जो 2023 में ज्वाइन किए थे, उन लोगों का ऑलरेडी IL6 में हो गया है और अगले साल उनका प्रमोशन हो सकता है IL5 मैनेजर लेवल पे। और मैनेजर लेवल का जो होता है वो सब IIT से रिक्रूट होते हैं और उनका होता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग होता है। उनका सैलरी मिनिमम 95,000 के आसपास होता है। तो उस लेवल पे भी आपका प्रमोशन बहुत जल्द हो जाता है इसमें। और और जो 2021 में ज्वाइन किए हैं वो सबका प्रमोशन अभी तक हो चुका है, सब मैनेजर लेवल पर प्रमोट हो चुके हैं। ये भी मेरे पास पूरा करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिला है। तो ये तो हम लोग तो सेकंड बैच थे। अभी जो 2024 में जो लोग ज्वाइन करेंगे वो सब थर्ड बैच ऑफ एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम होंगे। लेकिन पहले भी ये सब रिक्रूटमेंट होता था AET के नाम पे, जो था असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग के नाम पे। और उन लोगों का जो है अभी प्रमोशन हो चुका है जो 2021 में ज्वाइन किए थे। तो प्रमोशन जो है यहाँ पे बहुत ही एक्सपोनेंशियल मिलता है। और आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपका कहीं पे सरकारी में या कहीं पे और जॉब होता है तो आपको एक जेन्युइन ऑफर वो कहते हैं कि इफ़ यू आर interested to continue here, then
आपके साथ एक नेगोशिएबल अमाउंट भी वो लोग बातचीत के हिसाब से जो है बात कर सकते हैं। तो वैसे ऑफर मुझे भी मिले थे, लेकिन एवरीवन हैव इट्स पर्सनल गोल, सो मैंने छोड़ना ही सही समझा। और मैं अभी उड़ीसा गवर्नमेंट के अंडर एक लेक्चरर हूँ। तो थैंक यू गाइस, इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि इसका इंटरव्यू कैसे होता है, कल्चरल टेस्ट कैसे होता है। एक वीडियो में इतना लंबा होना थोड़ा मुश्किल है। तो आपको अगर लगता है कि ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है तो प्लीज़ आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ताकि मैं आपको जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बोल सकूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।